नमस्ते प्यारे बच्चों। आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो मददगार साबित हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बोर्ड परीक्षा की कॉपी किस तरीके से लिखी जाती है। पिछले वर्षों के टॉपर जो रहे हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी कॉपी को बोर्ड परीक्षा में लिखा था, उसी क्रम में हमें लिखना चाहिए। ये आपके सामने हम बात करेंगे और आपको पिछले वर्षों के जो टॉपर रहे हैं उनकी कॉपी को यहाँ से दिखाएंगे। तो जो पिछले वर्षों के टॉपर विद्यार्थी हैं उनकी हिंदी विषय की कॉपी को आज मैं दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार उन्होंने हिंदी विषय के प्रश्नों को अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखा था और किस बलबूते पर उन्होंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं कि आपके में 30 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, जिसमें 6 नंबर के सही गलत होने वाले हैं, 6 नंबर के आपके खाली स्थान आने वाले हैं, 6 नंबर के आपके सही विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, है ना। 6 नंबर की आपको सही जोड़ियां देखने को मिलेंगी और 6 नंबर के आपको एक वाक्य में उत्तर देखने को मिलेंगे, है ना। इस तरीके से आपके 30 नंबर तो ऑब्जेक्टिव वाले ही हो जाते हैं। तो ये 30 नंबर में समझता हूं कि कोई भी मुश्किल नहीं रहने वाले हैं। कोई भी विद्यार्थी 30 में से 30 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो एक बात तो ये पक्की है कि इसमें पास होने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें नंबर अव्वल दर्जे के लाने हैं। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहली बात आप देखिए, जैसे 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे गए तो सबसे पहले बढ़िया आपका प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 डाला, सत्य असत्य कोष्ठक में जाकर के बंद कर दिया और फिर एक लाइन बढ़िया असत्य 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 सत्य सत्य सत्य। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके में भी जो सत्य असत्य आएंगे वो इसी क्रम में होंगे, लेकिन उसने लिखने का तरीका आप देखिए। सबसे पहले बढ़िया एक लाइन में एक ही को लिखा। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि अरे ये तो 2 लाइन में, तो एक लाइन में 3, एक लाइन में 3 करके लिख देते हैं। समस्या कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास में पर्याप्त जगह मौजूद है तो आप उस तरीके से कॉपी को लिखें। तो बढ़िया एक उत्तर दिया, असत्य लिखा, एक लाइन छोड़ा, फिर असत्य, फिर आपका उत्तर दिया, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर उत्तर लिखा। तो इस तरीके से आप एक लाइन छोड़ करके एक लाइन में आपका उत्तर लिखें। दूसरी बात है, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत स्पीड में भागते हैं जिससे उनके काफी सारे अक्षर बिगड़ जाते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं आपसे नहीं कहता हूं, लेकिन फिर भी आपको कम से कम अक्षरों को अपने शुद्धि तरीके से लिखना चाहिए। यानी आपको आपके अक्षर शुद्ध रखने होंगे। यदि आपके अक्षर शुद्ध नहीं है, अक्षरों में आप गलतियां करते हैं, तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो ठीक है ना, इस तरीके से। फिर इतनी लाइन बची हुई थी, विद्यार्थी ने बढ़िया एक स्केल लेकर के आप जाइए, 2 लाइन इस तरीके से प्रश्न होने के बाद खींचिए और जितना नीचे आपके जगह बची है उसको छोड़ दीजिए। आपको पेन वगैरह कुछ नहीं चलाना है, आप छोड़ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, यदि ये दूसरा पेज है साइड में, तो आप PTO इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लीज टर्न ओवर, वरना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, अगले पेज पर फिर पहुंचे और देखिए मिलान यानी सही जोड़ी वाला। सबसे पहले आपने प्रश्नोत्तर क्रमांक डालना है, उसके बाद में आप सीधा उत्तर ना लिखें, बल्कि पहले जितने भी प्रश्न जिनकी आपको जोड़ी बनाना है, जैसे आपको इनकी जोड़ी बनानी थी, संगतकार, द्वंद्व के प्रकार, बिस्मिल्लाह खान, गले का हार होना, संधि के प्रकार और वालम खीरा, सबको एक लाइन छोड़ करके एक एक जोड़ी को लिख दिया। उसके बाद में आगे एरो का निशान लगा करके आपका जो उत्तर है, जैसे संगतकार इस पाठ को मंगलेश डबराल जी ने लिखा है, तो आपने उसको लिखा और कितने नंबर पर मंगलेश डबराल दिया गया, 5वें नंबर पर, तो वो भी आपको लिखना है। इसी तरीके से द्वंद्व के प्रकार कितने, तो 2, तो तीसरा ऑप्शन था तो आगे डाल करके लिख दिया। तो इसी क्रम में आपको सारे के सारे उत्तर जमाने हैं, ठीक है ना। और बढ़िया एक एक लाइन करके चलें, छोड़ते हुए चलें। उसके बाद आपको ब्लैंक जगह को, बाकी जितनी जगह बचती है वो छोड़िए। उसके बाद आपका जो प्रश्नोत्तर क्रमांक 3,
एक वाक्य में उत्तर, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आप प्रश्नोत्तर डालने के बाद में कोष्टक में लिख दें कि आप किस टाइप के प्रश्न करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, अब एक शब्द या एक वाक्य वाले उत्तर हैं। तो आपको यहाँ क्या करना कि जैसे सबसे पहला प्रश्न पूछा था, किसकी आभा अट नहीं रही है, आपका प्रश्न ए था, किसकी आभा अट नहीं रही है, तो पहला डाला और उसका उत्तर क्या था, फागुन मास। कोष्टक में लिख दिया वसंत ऋतु की आभा अट नहीं रही है। तो उत्तर तो आपका फागुन मास था, लेकिन फागुन मास के नीचे देखिए तो अंडरलाइन कर दिया कि मेन उत्तर ए है, ताकि जो चेक करने वाला है उसको ज्यादा समय ना देना पड़े, एक बार में समझ आ जाए कि सही लिखा है या नहीं लिखा है। ऐसे ही प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, ये पूछा, तो दो भेद होते हैं और दो भेद के नीचे अंडरलाइन लिख दिया और महाकाव्य और खंड काव्य दोनों भेदों के नाम डाल दिए, है ना। तो एक वाक्य में उत्तर पूछे तो उसका जो मेन उत्तर है उसके नीचे आप अंडरलाइन जरूर कीजिए और एक लाइन छोड़ करके आप उत्तर को अपने जरूर दीजिए, है ना। बाकी एक प्रश्न के जो भी उत्तर हो जाते हैं उसके बाद जितनी जगह बचती है उसको आप छोड़ दीजिए और अगले पेज पर आ जाइए। ऐसे ही चौथे नंबर के प्रश्न में सही विकल्प पूछा तो वही फॉर्मेट, ठीक है ना, कि पहले में व सूरदास सही था, व नंबर का फसल को सही था। तो इस तरीके से आप लिखते हुए चले। तो एक लाइन छोड़ करके एक लाइन में लिखना सीखें, शब्दों को स्पष्ट लिखना सीखें, है ना, क्योंकि ये 30 नंबर के प्रश्न ऐसे हैं जिनमें ज्यादा समय लगने वाला नहीं है और बहुत सोच विचार के साथ आप कर सकते हैं और कम से कम बिल्कुल सीमित एक एक शब्द लिखने के आपको एक एक अंक मिल रहा है। तो इन अंकों के साथ आप बिल्कुल खिलवाड़ ना करें, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपके जो रिक्त स्थान जो बचे हुए थे 6 नंबर के आने हैं। तो इसमें भी इसी प्रकार से, है ना, परशुराम जी ने किसका वध किया था, तो उत्तर था सहस्त्रबाहु। तो देखिए बड़े अच्छे ढंग से सहस्त्रबाहु, इसी प्रकार से सबके उत्तर। तो आप इस तरीके का फॉर्मेट अपनाएं, आपके पास जगह काफी सारी है और उस विद्यार्थी ने भी जिसने टॉप किया है उसको आप देखिए एक एक अक्षर स्पष्ट समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये जो उत्तर दिए गए हैं छठवें से लेकर के 2-2 मार्क्स के आपके उत्तर थे, है ना। जैसे यहां पूछ लिया कि हाँ देखिए उत्तर, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो बढ़िया तरीके से कि क्या मेन उत्तर था देशभक्ति की भावना, लेकिन पूरे तरीके से व्यवस्थित लिखते हुए कि मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देशभक्ति की भावना अभी भी लोगों के भीतर जीवित है और भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। इस तरीके से इस उत्तर को लिखा। उसके बाद अगला प्रश्न जो था प्रश्नोत्तर क्रमांक 7, है ना। और देखिए एक चीज और, यदि आप अथवा वाले को लिखते हैं, क्योंकि आपको एक प्रश्न में 2 प्रश्न मिलेंगे और 2 में से आपको एक करना है, तो यदि आप अथवा वाला करते हैं तो ऐसे जैसे प्रश्नोत्तर क्रमांक 7 और कोष्टक में जाकर के आपने लिख दिया अथवा, इस तरीके से आप जरूर लिखें, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो एक एक शब्द को और एक एक चीज को बड़े अच्छे ढंग से लिखें। अब यहां पूछ लिया कि मन्नू भंडारी जी का परिचय। अब विद्यार्थी ने मन्नू भंडारी जी का परिचय लिखा और क्या क्या चीजें लिखी है देखिए, 2 रचनाएं, भाषा और शैली, ठीक है ना। तो उनकी 2 रचनाएं आपका बंटी महाभोज, भाषा किस तरीके की थी वो भी लिखा और शैली किस तरीके की है वो भी यहां पर उन्होंने लिखा, है ना। और जितने नंबर में पूछा गया उस हिसाब से उत्तर इनका पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी तरीके से जो प्रश्न पूछे जाएं इनके लिए कौन सा उत्तर, इन जैसे जिसके आने की तिथि पता ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अतिथि कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। तो ये पूछा, एक एक शब्द लिखने का उत्तर मिलना था, बाकी उसने विद्यार्थी ने पूरा लिखा किसको क्या कहेंगे। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न, जो भी प्रश्न पूछा जाए बड़े अच्छे ढंग के साथ में वो प्रश्न जो आपसे पूछा उसी को उत्तर में लेकर के आप समाहित करते हुए चलें। ज्यादा बड़े के उत्तर लिखने के चक्कर में ना पड़े। 2-2 मार्क्स के जो ज्यादातर प्रश्न आने वाले हैं स्पष्ट सटीक बातें उसमें लिखें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। फिर जैसे प्रगतिवाद की विशेषताएं पूछी, 2 नंबर में था, है ना, 2 नंबर के लिए आया था।
तो इसकी 2 विशेषताएं लिख दी, बस पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, तो 2 रचनाएं लिखी, भाव पक्ष लिखा और भक्ति भावना लिख दी। क्योंकि चूंकि ये 2-2 नंबर के हैं इसलिए इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 2-2 विशेषताएं लिख दें तो भी चलेगा, है ना। 13वें नंबर इसी प्रकार से। चलिए आगे 14वां प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये जो आपने पाठ पढ़ा उसके हिसाब से राम के स्वभाव की विशेषताएं क्या है, तो देखिए 2 विशेषताएं यहां पर लिख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, अतिशयोक्ति अलंकार, उसका उदाहरण। तो एक एक चीज को आप व्यवस्थित लिखें। अब जैसे यहाँ पर दोहा छंद के विषय में बताया कि दोहा छंद क्या है, तो दोहा छंद एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है ना। इस प्रथम एवं तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। चूंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है, लेकिन फिर भी देखिए पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, और एक एक अक्षर के आगे एक एक मात्रा को दर्शाया, कौन सी बड़ी मात्रा है, कौन सी छोटी मात्रा है, तो एक एक मात्रा को यहाँ पर दर्शाते हुए गए। तो यहाँ पर देखिए पहले चरण की 13 मात्राएं काउंट हुई, तीसरे चरण की 13 मात्राएं, इसकी 11 मात्राएं और इसकी 11 मात्राएं। तो एक देखने में लगता है कि विद्यार्थी ने सब कुछ पढ़ा है। तो आप इसी तरीके से व्यवस्थित उत्तर लिखें तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। खाली जगह को आप छोड़ें और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लिख दीजिए पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप काटा पीटी बिल्कुल मत करें, ये चेक करने वाले के माध्यम से की गई हैं। यहां पूछ लिया आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, तो यहां पर अंतर दिए, उदाहरण लिखा इसका, बस, और बाकी पेज की जगह खाली छोड़ के आगे बढ़ गए। अब इसी तरीके से देखिए संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पूछी जाती है, तो आप किसकी व्याख्या लिख रहे हैं, है ना, तो उसको चाहे वो गद्यांश हो या पद्यांश का अर्थ लिखें तो आप बढ़िया यहाँ पर इस तरीके से डाल दें। पहला आपको शब्द क्या दिया गया, आखिरी शब्द उसके क्या है, और बीच में डॉट 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 करके आप इस तरीके से लिखें। सबसे पहला पॉइंट संदर्भ, संदर्भ आप बढ़िया लिखें, आपकी कौन सी किताब से लिया गया, कौन से पाठ से लिखा गया और पाठ के लेखक कौन है ना। प्रसंग की उस गद्यांश अथवा पद्यांश में आपसे क्या पूछा जा रहा है वो आपको यहाँ लिखना है, और व्याख्या में फिर उसी चीज को आपको थोड़ा सा विस्तार वगैरह करके आप उसको लिख सकते हैं। और उस गद्यांश की विशेषता क्या रही कि इसमें देश प्रेम को उच्च माना गया, साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया, विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का उपयोग करने के संबंध में शिक्षक और छात्र के बीच में क्या संवाद यहाँ पूछा गया। तो ये भी एक प्रश्न आया था, इसमें स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत विषय पर या तो कोई आप अनुच्छेद लिख सकते हैं, पैरा लिख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर का प्रयोग के संबंध में शिक्षक और छात्रों के बीच में आप संवाद भी लिख सकते थे। तो विद्यार्थी ने चुना कंप्यूटर का उपयोग के संबंध में शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद, यानी दोनों के बीच में किस तरीके से वार्तालाप चल रहा है। तो देखिए लिखने का तरीका, छात्र ने कहा सुप्रभात शिक्षक, शिक्षक ने कहा सुप्रभात बच्चा, कहाँ जा रहे हो। छात्र गुरुजी मैं कंप्यूटर की कक्षा में जा रहा हूँ। शिक्षक अरे वाह, तो मैं सवाल पूछता हूँ कि आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो छात्र इसका उत्तर देता है। तो बस इसी तरीके से मतलब आप लिखने का तरीका समझिए। आपसे यदि अनुच्छेद पूछा जाए या संवाद पूछा जाए तो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो और आप उसको किस तरीके से लिखते हैं वो आपको आना चाहिए, है ना। चलिए इसी प्रकार से पद्यांश की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पूछी गई, तो वो मैंने आपको बता दिया था, गद्यांश पद्यांश की व्याख्या और उसकी विशेषता, काव्य सौंदर्य इसमें पूछा जाता है तो आप उसका काव्य सौंदर्य लिखें। एप्लीकेशन आएगी, आपसे पूछा जाएगा, तो बढ़िया एक पेज में आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से लिखना आप देख लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से निबंध पूछा गया और निबंध आपका मात्र 4 नंबर का आएगा। आपसे 4 या 5 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 या 5 निबंध में से आपको किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है। तो आप सीधे डायरेक्ट पॉइंट डाल करके ना लिख दें, जैसे पहले पूछे जाते थे गाय का निबंध, गाय हमारी माता है, गाय के 2 पैर होते हैं,
गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, है ना। तो इस तरीके से नहीं, बल्कि आपको एक एक हेडिंग का चयन करना है। सबसे पहले डाला आपने कि आप किसके ऊपर निबंध लिख रहे हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर निबंध लिखते हैं तो रूपरेखा में कि आप कितनी हेडिंग आएंगी उनकी। इन्होंने प्रस्तावना लिखी, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, रोकथाम के उपाय क्या हैं और उसका उपसंहार क्या। तो बस इस तरीके से उन्होंने लिखा और फिर यहाँ पर एक एक हेडिंग को उठा करके उसके भीतर विस्तार को लिखा और 3 पेज में अपने निबंध को पूरा कर दिया। और जो एक होती ना टैग लाइन, बिल्कुल पंच लाइन जैसी, पेड़ लगाएं, पर्यावरण सजाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, इस तरीके से आप कुछ ना कुछ पंचलाइन भी उसमें जरूर ऐड करके आए, है ना। फिर ऐसे ही गद्यांश का शीर्षक क्या, गद्यांश का सारांश वगैरह आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको एक कॉपी को लिखना है। बात कुल मिलाकर के यही है, कॉपी आपको लिखने के लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, लेकिन आपका एक एक अक्षर परीक्षा की कॉपी जांचने वाले शिक्षक की समझ में आना चाहिए, है ना। और आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप बिल्कुल लाइन छोड़ते हुए चलें, ज्यादा उसमें गुचड़ पुचड़ ना करें, बल्कि एक एक अक्षर बड़े ढंग से लिखें और इस तरीके से लिखें। और जितने भी आपको सही उत्तर पहले पता है उन सही उत्तर को आप सबसे पहले करें, है ना। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव वाले आपसे पहले पूरे बनते हैं, पहले आप ऑब्जेक्टिव कीजिए, उसके बाद 3 नंबर के प्रश्न हो गए या 2 नंबर के प्रश्न, जो आपसे बनता है आप उन प्रश्नों को पहले कीजिए ताकि आप उतने नंबर पक्के कर सकें, है ना। बाकी जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं उन्हें लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं, तो वो पूरे प्रश्न क्रम से ही करते हैं। यदि क्रम से करते हैं तो और भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाकी कल मैं आपको संस्कृत की कॉपी किस तरीके से लिखी जाती है और उसके संबंध में कुछ ट्रिक्स वगैरह क्या हो सकती हैं लिखने के लिए, वो आपके सामने कल मैं आपको बताऊंगा। पर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।